हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी किस तरीके से फ्री है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इन कैसे। तो उसमें अभी तक चर्चा हो चुका था। जो मिस शेयर है वो अपने एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो बता रही थी कि किस तरीके से जो है आपको उन वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया था। अब फिर कहता है नेक्स्ट जो हम लोग लाइन पढ़ने वाले कि ब्लैंड परवर्जन। परवर्स का मतलब ही होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। कहते हैं ही इज़ ए परवर्स। परवर्स मतलब बड़ा ही बुरा, एक तरह से सेक्सुअली जो बड़ा ही ख़राब इंसान होता है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मीनिंग दिया है परवर्स का क्या मतलब होता है, आप वैसे देखो, मैं जो मीनिंग बताता हूँ वो अपने मन से भी और आपके बुक में थोड़ा सा सिमिलर मीनिंग तो सेम ही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दिया है, एक साथ ही दिया गया है वर्ड कि ब्लैंड परवर्सन्स का मतलब ऑटराइट और डेलिबरेट डिस्टॉर्शन, यानी कि जानबूझ करके बर्बाद करना। तो क्या अब उसके बाद वो करें कि ब्लैंड परवर्सन ऑफ दिस काइंड together with the interviewer, a playful habit of making a statement himself and attributing them to the victim make reported interviewers singularly unreliable reading। अब क्या कह रहा है कि ब्लैंड परवर्सन की जानबूझ करके जो बर्बाद करता है, टुगेदर विद द इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यूअर के साथ, प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, यानी प्लेफुल हैबिट का मतलब कि बचकाना टाइप से आप, एक तरह से आपकी आदत होती है कि आपके चीज़ों को तोड़ करके, माने कि आपको बातें बातें में इस तरीके से आपके स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना कि वो फिर बाद में, तो वही कह रहा है कि इंटरव्यूअर प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को, यानी जो इंटरव्यू लेता है किसी भी कलाकार का या किसी का भी, जैसे यहाँ पर जो नरेटर है उसके अपने बारे में करे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू में अपना स्टेटमेंट देता है और उसको एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है कि आपका, मेरा स्टेटमेंट मैं आपके सर मर दूंगा, यानी कि आपको रेफर कर दूंगा। तो वही बात है कि मेकिंग स्टेटमेंट हिमसेल्फ एंड एट्रीब्यूटिंग देम टू द विक्टिम। विक्टिम कौन हुआ, जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन विक्टिम हुआ, जो शेयर है उसके बारे में कह रहा है विक्टिम, एंड मेक रिपोर्टेड इंटरव्यू सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, और उसको इस तरीके से बना देता है ताकि वो जो रीडिंग, अनरिलायबल रीडिंग मतलब कि वो पढ़ने लायक नहीं है, अनरिलायबल नहीं है, सच। इसलिए आप देखते होंगे कि आप जो अक्सर न्यूज़ सुनते होंगे प्रिंट में या खास करके आज तो व्हाट्सअप का ज़माना है, तो आधे 90% तो फेक न्यूज़ आता है। जो टीवी पे भी आप देखते होंगे कलाकार कुछ और कहता है और उसके स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि पता चलता है कि, तो यही बात यहाँ पर कहने के लिए, वन मस्ट अलाउ फ्रॉम द प्रेसमेंट्स विविड इमेजिनेशंस। अब कह रहे हैं कि वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमेंट्स विविड इमेजिनेशंस, यानी कि ठीक है कि अब प्रेसमेंट का जो अपना इमेजिनेशन है उसको ठीक है रहने देते हैं। आई रिमेंबर रीडिंग विद इंटरेस्ट दैट माई आइज ग्लिटर बिहाइंड माई ग्लासेस, यानी अब उनको कहता है, नरेटर कहता है कि मुझे याद आता है, रिमेंबर रीडिंग विद इंटरेस्ट दैट माई आइज ग्लिटर बियॉन्ड माई ग्लासेस, यानी कि अब वो कुछ पढ़ रही थी। यहाँ पर वो बताने की कोशिश की कि कैसे उसका जो है कोई चीज़ अचानक से, कोई चीज़ ऐसा पढ़ने के बाद आपका जो आँख होता है चमकता ना, वही बात कहने की कोशिश है। when making some remark or other since the particular interview was given by the telephone, यानी अब यहाँ पर है कि when making some remark or other, यानी कुछ रिमार्क उसमें लिखा गया था और इंटरव्यूअर क्या था कि टेलीफोन के द्वारा गया था। I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर। यह कह रहे हैं कि इंटरव्यूअर का जो अपना होता है, यानी इंटरव्यू, आई कुड ओनली कंक्लूड, यानी इन सब चीज़ों को पढ़ने से उनको ये लगता है कि इंटरव्यूअर हैज़ ओन आइज मस्ट हैव बीन डबल मैग्नीफाई, यानी कि उनका मैग्नीफाई का मतलब होता है बहुत बड़ा बन जाना, काफ़ी बड़ा होना। तो उनका आँख जो है यहाँ पर इसे करें कि उनका एक्स्ट्रा सोच जो होता है ना, यानी कि चीज़ों को वो दूसरी तरीके से प्रेजेंट करता है, वही बात करें कि डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप एक्स्ट्रा पावर। बट द लास्ट बेस्ट वर्ड ऑन द प्रेस इंटरव्यू हैज़ बीन रिटन बाय द क्यूब।
अब यहाँ पर क्यू का क्या मतलब है? क्यू है पेन नेम ऑफ सर ऑथर क्यूलर कोच। ये इनका जो है ये क्या था, 1860 में इनका जन्म हुआ था। एन इंग्लैंड पोएट एंड ऑथर एंड द रिप्यूटेड, यानी कि काफ़ी फेमस थे। इन्होंने कहा था इंटरव्यूअर के बारे में, क्यों ने कहा था? इन द फॉर्म ऑफ कॉरिस विंडोज, दोज हु बिलीव दैट द पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग characters say everything that are reported and saying would read it take warning, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए ये बात कहा था। अब नेक्स्ट लाइन में वो कहती है नरेटर, इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, यही होता ही है। पहले तो इंटरव्यूअर के साथ इंटरव्यू लेगा, उसको उतर उमर के पूछे, फिर इन एक्यूरेट यानी कि जो चीज़ सच नहीं है, तो इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स यानी फैक्ट्स को जो रिपोर्ट किया जाता है मीडिया के द्वारा वो एक्यूरेट नहीं होता, नहीं सच नहीं होता। समटाइम्स एगो अ डेली पेपर रिपोर्टेड दैट माई फ्लैट हैड ब्रोकन इनटू द प्रीवियस डे। अब ये कह रही है ब्रोक इनटू का मतलब होता है कोई चोरी करके जो घुस जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोकन, की चोरी करना हुआ। तो यानी कोई डेली न्यूज़पेपर जो था उसने पब्लिश किया कि नरेटर जो है यहाँ पर शेयर उसके फ्लैट में चोरी हुआ था। एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम, और वो कहाँ कहीं से लौटी थी। आई थिंक दे सेड, उन लोगों ने क्या कहा था कि नरेटर जो है वो कहीं पार्टी में गई थी। कहाँ गई थी? ऑक्सफोर्ड इन द टाइम ऑफ द डिस्टर्ब द थीव्स, यानी वो कहाँ गई थी नरेटर? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड देन यूनिवर्सिटी भी है और जगह भी है जो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का मेन जगह वहाँ पर। तो रिपोर्ट ये था कि नरेटर ऑक्सफोर्ड गई थी, ठीक, और उनके घर में चोरी हो गया। दिस वॉज ट्रू, अब यहाँ पर नरेटर कहते कि हाँ चोरी हुआ था। दिस वॉज ट्रू एक्सेप्ट दैट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, यानी चोरी हुआ वो बात सच था लेकिन बाकी सारे डिटेल गलत था। क्या गलत था? द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन एलिस, यानी जो चोरी का डेट दिया था वो 3 दिन पहले की घटना था। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट द किंग्स गार्डन पार्टी। अब वो कह रही, नरेटर कह रही है कि मैं ऑक्सफोर्ड नहीं गया था, किंग्स गार्डन पार्टी गया था। किंग्स गार्डन पार्टी है सोशल गैदरिंग एट अ लॉन बंकिंगम पैलेस विद द रूलिंग ब्रिटिश कॉन होस्ट एंड होस्ट, यानी कि वो जो ब्रिटिश रूलिंग पैलेस थे वहाँ पर गई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट में क्या था कि ऑक्सफोर्ड गई थी। डेट भी गलत था। एन इंट्रूडर हैड बीन डिस्टर्ब्स नॉट बाय मी बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय, यानी ये सब सारे चीज न्यूज़पेपर लिखा था। द इंटरेस्ट हियर लाइज इन द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मिस स्टेटमेंट, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट कहता है द डेट हैड टू बी चेंज टू कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज़ वॉज ऑलरेडी कोल्ड, यानी कि अब डेट को क्या क्या चेंज कर दिया गया था क्योंकि न्यूज़ तो ऑलरेडी कोल्ड मतलब पुराना हो चुका था। एंड आई वॉज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बॉयज प्रिजुमली फॉर माई ग्रेटर सब वैल्यूज। द अल्टर डेट was a बैड ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, तो ब्लैड ब्लंडर। बंकिंगम प्लेस वुड हैव एडोर्न द टेल ऑफ सो मच बेटर एडवांस, यानी कि अगर वो बंकिंगम प्लेस जहाँ पर वो गई थी उसका अगर ये होता तो कुछ और भी बात। तो यानी यहाँ पर बताने की क्या कोशिश किया गया है कि जो रिपोर्टर होता है चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेंजा में कहें अ प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, अ प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट। अब इसमें क्या करें, ऑन अ समन्स ऑफ अनशेडेड लाइट अ लेटर ऑफ माइन वॉज रीड टू द बेंच एक्सप्लेनिंग दैट माई सर्वेंट हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टेंस। अब है यहाँ पर कि एक उनका लेटर, यानी कि जो इसका प्ले था उसमें बताया गया था कि प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स ऑन समन ऑफ द अनशेडेड लाइट, यानी कि अनशेड जहाँ पे लाइट आ रहा था। अ लेटर ऑफ माइन वॉज रेड टू द बेंच एक्सप्लेनिंग दैट द माई सर्वेंट हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टेन बट दैट there had proved unfortunately to be defeated the curtain themselves. The local paper duly reported Miss Sayers said the servant had forgotten to draw the curtains and this was calculated to cause pain and distress to my servant, but why should anybody care? अब कह रहे हैं
कि उसमें अब यहाँ पर उसके घर में लाइट आ रहा था तो कर्टेन को यानी पर्दे को जो नौकर था उसको ड्रॉ करना था यानी कि खींच देना था। तो कह रहा है कि ऑन समवन फर्स्ट ऑफ द लाइट्स अ लेटर ऑफ माइंड वाज रेड टू द बेंच, यानी कहा गया एंड माय सर्वेंट हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टेन, उसका सर्वेंट जो है केयरफुली पर्दे को खींच दिया था। बट दैट देयर हैड प्रूव्ड, ठीक, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन इसी रिपोर्ट को अनफॉर्चुनेटली टू बी डिफीटेड द कर्टेन देमसेल्फ, यानी इस चीज़ को भी कर्टेन की बात को ख़त्म करने के लिए रिपोर्टर ने क्या एक डेली पेपर में क्या पब्लिश हुआ, द लोकल डेली पेपर ड्यूली रिपोर्टेड मिस शेयर सेड, मिस शेयर ने कहा दैट द सर्वेंट हैड फॉरगेटन टू ड्रॉ द कर्टेन, सर्वेंट ने भूल गया पर्दे को खींचना। अब इस बात से मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी के यहाँ कोई सर्वेंट काम करता तो उसको बड़ा कष्ट होगा कि ऐसे तो मैंने किया नहीं था, लेकिन रिपोर्टर को क्या मतलब, तो वही कह कि दिस वाज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन, यानी कि जानबूझ करके उसको परेशान करने के, डिस्ट्रेस करने की बात थी सर्वेंट को, लेकिन इससे लोगों को क्या पता, यानी कि मीडिया को क्या फ़र्क पड़ता है। फिर लाइन में कहता है नेक्स्ट में रैंडम एंड द ग्रेटिटुअस इन्वेंशंस। अब यहाँ पर ग्रेटिटुअस का क्या मतलब हुआ, कहता है कि इंटेंशनल, यानी जानबूझ करके, और रैंडम मतलब किसी चीज़ को पकड़ करके, तो कह रहे रैंडम एंड ग्रेटिटुअस इन्वेंशन, यानी कि रैंडम मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना, ग्रेटिटुअस में ना जानबूझ करके। अब यह कि विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, यानी बिना मुझे कंसल्ट किए हुए, ए स्मॉल एंड गॉसिपिंग पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म इट्स रीडर। गॉसिपिंग का मतलब क्या, यानी कि जिसमें खाली फिल्म इंडस्ट्री वगैरह के, मतलब गॉसिप क्या होता है, गॉसिप मतलब होता है बातचीत, यानी ऐसा बातचीत जिसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता, मतलब कि आम जो बातचीत होता है। तो कह रहा है कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें क्या हुआ कि बिना नरेटर को कंसल्ट किए हुए, विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, अ स्मॉल एंड गॉसिपिंग पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म इट्स रीडर, अपने रीडर को बताया दैट टू ऑफ माई फेवरेट्स हॉबीज़ वर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स, यानी कि नरेटर के बारे में बताया गया कि नरेटर यानी कि जो शेर है उसका क्या हॉबी है, गार्डनिंग है और कीपिंग कैट्स। तो अब ये जैसे आप मुंबई मिरर देखते होंगे या फिर जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों की जो रिपोर्ट वगैरह छपती है ना, तो उसी तरह का पेपर को हम गॉसिप पेपर कहते हैं। तो वही कह रहे उस तरह के पेपर में क्या हुआ, छपा कि जो नरेटर है उसके दो आदत हैं, क्या क्या आदत हैं, गार्डनिंग का और कीपिंग कैट्स। अब ये नरेटिव कहती है आई डू नॉट सी वाई एनीबडी शुड वांट टू नो माय हॉबीज़। कह रहा है कि मुझे ये समझना है कि मेरे हॉबीज़ के बारे में लोग क्यों जानना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता। बट इफ़ दे डू, लेकिन अगर वो चाहते हैं, इट वुड श्योरली बेटर टू मेंशन द राइट वन। तो ये अच्छा होता कि जो मेरा सच में जो हॉबी था वो अगर मेंशन करता तो तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ हुआ क्या, दिस चॉइस वॉज पिक्यूरली अनफॉर्चुनेट। ये जो चॉइस उसमें बताया गया था नरेटर के बारे में कि गार्डनिंग और कीपिंग है, ये पिक्यूरली अनफॉर्चुनेट। पिक्यूरली का मतलब क्या, स्ट्रेंज, यानी कि नरेटर को इससे कोई मतलब नहीं था, और अनफॉर्चुनेट मतलब समझते हैं कि पूरा। इफ़ देर इज़ एनीथिंग आई डिटेस्ट, अब वो कहती है कि अगर मैं किसी चीज़ से अगर नफरत करता हूँ, डिटेस्ट का मतलब घृणा करना, नफरत करना, इट्स अ गार्डनिंग, तो क्या कहती है, वो था गार्डनिंग। एंड ऑल दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड अ नेसेसरी कैट, और वो कह रहे कि मुझे अगर किसी चीज़ से नफरत था तो वो था किससे, गार्डनिंग से। लेकिन और मेरे घर में जो है कैट जो है अननेसेसरी रहता था, क्यों रहता था, अननेसेसरी कैट विच लिव्स इन द किचन एंड इज सपोज टू कैच माइस, यानी वो किचन में आपके घर में होता है ना, बिल्ली वगैरह घूमते रहती है तो आप छोटा सा पालते नहीं है लेकिन खाने के लिए दे देते, तो वही था, लेकिन उसका क्या काम था, वो माइस को पकड़ते रहता ना कि चूहे को। आई हैव लिटिल टू डू विद इट, यानी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, एक्सेप्ट टू रिमूव इट एंड इट्स हेयर फ्रॉम द चेयर एंड द cautions and open the door it from the time to time under protest। अब वो कि मेरे घर, उसके नरेटर के घर में कैट तो थी, लेकिन कैट को रखने का उसका कोई इरादा नहीं, बस वो चूहे मारती थी, और उससे नरेटर को ही परेशानी होता था क्योंकि वो जो चेयर पे आकर के कहीं पर कैट बैठ जाता था, उसका जो हेयर था यानी कि जो बाल वगैरह था उसको हटाना पड़ता था। क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आपका जो तकिए टाइप से बना था उसमें आकर के बैठ जाता तो उससे उसको हेयर वगैरह ना, तो यानी वो पाली जो नरेटर थी वो क्या कर कैट को पाल नहीं रखी थी,
और कैट ये घर में घूमते रहता था तो उससे उसको परेशानी ही था, लेकिन रिपोर्ट क्या कर दिया गया कि वो कैट पाली हुई और गार्डनिंग भी करती है, जो कि सरासर गलत था। वही कह रहे क्वेश्चन एंड ओपन द डोर टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेक्ट। शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ हैज सिंस कंस्टेंट मी टू लिव ऑन द मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट। आप कह रहे कि जब डोमेस्टिक स्टाफ्स यानी कि घर के नौकर वगैरह नहीं होता था तो आप एनिमल से तो वैसे भी लोगों को प्रेम हो जाता, तो वही करके जब घर में स्टाफ नहीं था तो थोड़ा सा उसको वो खाने वाने के लिए दे दे, इसीलिए करके मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट, यानी कैट से थोड़ा सा फैमिलियर हो चुकी थी, लेकिन उसका आदत नहीं था रखने का। बट इफ़ इट्स अ हॉबी देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वूमन। और अगर कहता है कि अगर यही हमारा हॉबी था, अगर ऐसा ये हॉबी है, देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वूमेन, तब तो ये फिर डेली वूमेन और हैंडीमैन के लिए। तो इस तरीके से ये जानबूझ करके फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया था। नेक्स्ट कहता है डेलिब्रेट मिराकल मॉन्गरिंग। मिराकल मॉन्गरिंग का मतलब इंटेंशनल स्प्रेडिंग द स्टोरीज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, यानी ऐसा स्टोरी प्रेजेंट कर देना जिसका कि मतलब काफ़ी मतलब सेंसनलाइजेशन हो सके और वो काफ़ी आई कलेक्ट कर सके, नहीं कि लोगों वो उसको सुन सके, लेकिन उसमें फैक्ट्स है कि नहीं वही बात देखने। जैसे आजकल हम देखते हैं ना टीवी पर दिखाया जाता। डेलिब्रेट मिराकल मॉन्गरिंग, इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन द वेरियस लोकल पेपर दैट इन अ एड्रेस, यानी एक लोकल पेपर में रिपोर्ट किया गया कि आई हैड डिलीवर्ड सम 20,000 वर्ड्स इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर। यानी एक डेली पेपर में पब्लिश हुआ था पब्लिक एड्रेस, यानी कि एक डेली पे इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन द वेरियस लोकल पेपर दैट इन द पब्लिक एड्रेस में कि आई हैड डिलीवर सम 20,000, यानी अपने बारे में सम 20,000 वर्ड्स इन ए स्पेस, यानी 20,000 वर्ड का मैंने कुछ लिखा था फॉर एन आवर एंड क्वार्टर, लगभग 1-1.5 घंटे तक। दिस वुड बी द केस हैव बीन इम्पॉसिबल। अब कह रहे कि इस तरह इतना लंबा वर्ड किसी चीज़ के लिए मैं कैसे था, ये तो मुश्किल था। एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड। रिपोर्टर ने क्या किया कि पूरे वर्ड का जो है जो मैंने बताया उसको उसने लिखा रिपोर्टर ने, एंड could have seen for himself that it considered almost exactly 8,000 words, यानी कि लगभग जो वो था 8,000 वर्ड का था। द एरर वॉज thus precisely 150%, यानी 150 गुना उसने उसमें क्या किया दिया, गड़बड़ कर दिया कि 800 का 150 गुना उसने 8,000 का 20,000 कर दिया, तो 150 गुना उसने गलती करके बता देगा यूजफुल फिगर विच बैक्स द एस्टीमेट ऑफ ट्रूथ एंड रिपोर्ट, यानी कि जो मैंने कहा था, यानी नरेटर ने कहा था वो बहुत कम वर्ड में था 8,000 का, लेकिन उसको 20,000 वर्ड बना दिया। तो यही कह रही है ऑफ दीज 6 फॉर्म ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, या ऊपर तक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें जैसे हमने लोग पढ़ा ना कि डिलीबरेट मिराकल मॉन्गरिंग, या फिर इसके बाद जो है रैंडम ग्रेटिट्यूड, या पिछले वाले चैप्टर तो 5 यहाँ पर था, 6ठा यहाँ पर। तो इन सब के लिए नीचे में कह रहा है कि ऑफ दीज 6 फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है, द 2 आर द मोस्ट डेंजरस, यानी कि जो 2 है वो तो काफ़ी खतरनाक है। देयर इज़ अ नो रेमेडी अगेंस्ट देम, यानी कि 2 जो है इसमें से उसका कोई रेमेडी ही नहीं, कोई उपचार ही नहीं है। दे डू नॉट कम विद द नैरो रेंज ऑफ लॉ ऑफ लाइबल, यानी लाइबल का मतलब क्या है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का डेफेमेशन का केस करना, यानी आपने जैसे किसी नेता के खिलाफ या किसी के खिलाफ जो रिपोर्टिंग होती है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर फाइल होता है ना, यानी कि डेफेमेशन का केस। तो यही कह रहे कि 2 जो इसमें रिपोर्टिंग था उसके खिलाफ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो लाइबल फॉर द मिस रिप्रेजेंट्स ए मैन एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज नो ऑफेंस, यानी कि इंसान का एटीट्यूड और उसका कोई ऑफेंस नहीं है। नॉर कुड वन रेडिली परsuade a jury that lie had been told about one and since short of formal variety in the details and used to cover the totally false interpretation of the speaks words as the whole। तो यानी अब इसमें जो था कह रहे कि ज्यूरी को इस बात के लिए कन्विंस नहीं किया जा सकता कि लाई हैड बीन टोल्ड अबाउट वन, किसी के बारे में झूठ बातें कही गई है, सिंध अ शॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरिएंसी इन द डिटेल, चूँकि उस डिटेल में थोड़ा सा वेरिएंसी था, एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन अब उसके डॉग के बारे में ही कहा गया
तो सर कैट के बारे में, तो कैट तो उसके घर में था लेकिन एक्चुअली उसकी हॉबी नहीं थी। अब इस पे अगर केस होगा तो कैसे डिसाइड कर पाएगा जूरी, वही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि डिटेल टू यूज टू कवर द टोटली फॉल्स इंप्रेशंस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स एंड द होल। Consequently, it is next to impossible to secure either corrections or apology, which bring to us। तो अब ये एक चीज़ आप देते हैं कि कभी मीडिया गलती करने के बाद अपनी बात तो मानता नहीं कि हमने गलती किया था, इसीलिए कह रहा है क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सिक्योर आइदर करेक्शंस और अपॉलजी, यानी कि आप तो ये बड़ा मुश्किल, ये तो मुश्किल है कि वो लोग गलती मान लें। फिर कहता है फ्लैट सपरेशंस। सपरेशंस का मतलब होता है क्या, कोई चीज़ को दबा देना। तो फ्लैट सपरेशंस लेटर ऑफ द प्रोटेस्ट में बी रिटन। अब लेटर ऑफ प्रोटेस्ट जो लिखा जाता है उसमें दे में बी इग्नोर, यानी कि अगर मैं कुछ लेटर लिख करके उसको बताता हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो दे में बी इग्नोर, पहला क्या होगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। बी प्रिंटेड इन द फुल और इन अ पार्ट, और उसको चाहे तो पूरा तरीके से प्रिंट हो या पार्ट है। Accompanied by the editorial comment to effect that the words reported were actually said and the speaker must not expect the monopoly। यानी कि अगर इस तरह का इस तरह आंसर करे, the whole of the paper valuable space, the answer privately by the editor, यानी कि अगर इस तरह का आप प्रोटेस्ट के लिए अगर आप एडिटर को कुछ कहते भी हैं तो आंसर privately by the editor a maneuver that does the nothing to correct the false impressions left the public mind। यानी आपके खिलाफ जो आपने जो कुछ रिपोर्टर ने लिखा है, अब इस तरीके से मनूवर का मतलब होता है चेंज करने देना, यानी कि इस तरीके से लोगों के दिमाग में सेट कर दिया कि और जो फॉल्स इंप्रेशन वो चेंज होने वाला नहीं है। ऑन ओकेजनली एंड द यूजुअली फ्रॉम द प्रोविंशियल पेपर, यानी कि कभी कभी जो प्रोविंशियल पेपर था, डज वन रिसीव फुल अपॉलॉजी, कभी कभी जो पेपर में था वो अपॉलॉजी लिख भी देता था कि हमने ये गलती किया है। एंड करेक्शंस, लेट मी कोट हॉर्नेस कॉसा, यानी कि ये हॉर्नेस कॉसा क्या है, ये इंटेंट टू डू ऑनर, यानी कि आपके मान सम्मान में ये बात कहना। अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल्स, यानी कि एक मुझे नोट लिख करके दिखाया गया था, एक एडिटर था, ओल्डर स्कूल मतलब कि पुराने ज़माने के लोग। थैंक यू फॉर योर लेटर, यानी कि आपने जो मुझे लेटर भेजा है वो इसके लिए धन्यवाद। विच वी थॉट इट्स आवर ड्यूटी टू प्रिंट, वी ट्राई टू परसुएड आवर रेपुटेशंस फॉर अ बैलेंस न्यूज़। हियर आर द 3 ओल्ड फैशन वर्ड्स, ड्यूटी, रेपुटेशंस, बैलेंस। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर्स डिमांड और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट का मतलब क्या है, स्ट्रीट इन द जनरल। तो यानी इसमें नरेटर बता रही कि जो पुराने कुछ जो पेपर थे उसको जब इसने लेटर लिख करके भेजा अपॉलॉजी के लिए, अगर उसके बारे में कुछ गलती छाप दिया, तो उसने रिटर्न में ये सब कहा कि मुझे आपका लेटर मिला उसके लिए धन्यवाद, और ये हमारी ड्यूटी है कि आपके लेटर को हम पब्लिश करें। और उसके लिए फिर उसने कहा कि 3 वर्ड उसने कहा, ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस, ये हमारा चीज़ है। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर्स, क्या ये अभी भी लोग इस चीज़ को केयर करते हैं, ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस, और एक्सपेक्ट फ्रॉम द फ्लीट स्ट्रीट, और क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लीट स्ट्रीट, यानी उसने ये वर्ड लिख करके भेजा, ठीक है मैं आपकी चीज़ को पब्लिश तो कर दूंगा, क्या लोग इस बात को अभी भी कद्र करते हैं जो आपने चीज़ें कही है। फिर 9th में कहता है टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इंटेल्स। अब जो गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्ट, जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट था उसको करेक्ट करना इंटेल्स इन एनी केस अ हैवी एंड एग्जॉस्टिंग एफर्ट्स ऑफ द करस्पॉन्ड, यानी उस चीज़ को वो लोग करेक्ट कर दे, इसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रॉम द फॉल्सहुड में बी सिंडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरनाइट एंड अपीयर्स साइमल्टेनियसली इन द सेवरल 100 पेपर, यानी फॉल्सहुड जो था वो क्या हुआ, जो फॉल्सहुड था वो पूरा तो फैल गया। द फॉल्सहुड में बी सिंडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरनाइट एंड अपीयर साइमल्टेनियसली सेवरल न्यूज, पूरे पेपर में फैल गया। इन एडिशन इफ़ वन मेक अ फस, अगर कोई एक चीज़ बात भी करता और वेंचर टू एक्यूज न्यूज पेपर ऑफ लैक ऑफ वेराइटी, अगर कोई एक्यूज भी करता है उसके लिए, देयर ऑलवेज लर्क इन द बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेंटिल ब्लैकमेल, यानी फिर वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। एनी पब्लिक पर्सन्स, राइटर, स्पीकर्स, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सबटली
मेड टू फील दैट इफ़ ही ऑफेंड द प्रेस ही विल सफ़र, यानी कि अगर कोई न्यूज़पेपर के बारे में गलती उसको बता भी देते हैं तो फिर आप उसको ब्लैकमेल करना आपको शुरू कर देता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए लोगों जो स्पीकर होता है यानी कि जो राइटर है पॉलिटिशियन है उसको डर होता है कि अगर किसी न्यूज़पेपर के बारे में हम कुछ करेंगे वो ऐसा कुछ हमारे बारे में छाप देगा, तो इसलिए उसको कहता भी है न्यूज़पेपर। नहीं तो आजकल देखते होंगे कि मीडिया में इतनी गलत चीज़ों का चीज़ बताया जाता है लेकिन कोई उसको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज़ का सुनवाई होगा तब तक उस इंसान का या उस लीडर का या उस इंडिविजुअल की तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए लोग कहता भी नहीं है। नेक्स्ट है नो थ्रेट ऑफ कॉज इट्स ओपनली अटर्ड, यानी कि कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है। बट बुक्स एंड प्लेस में बी अनफेवरेबली नोटिस और साइलेंटली इग्नोर, जो बुक्स और ये सब प्लेस होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एल्यूजन्स स्नीरिंग, अब एल्यूजन का क्या मतलब होता है? एल्यूजन का मतलब सब चीज़ जो आपको दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में होता नहीं। Sneering throughout and actually libelous may crop up in the gossips column and thousand hints will be quietly convey that the press can make or break reputations, कि प्रेस क्या सकता है, किसी का रेपुटेशन बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। Books which ventures to criticize the press are therefore rare, not it easily to find paper honest enough to print an article on the subject। अब कह रहा है कि जो books which venture to criticize, जो ये हिम्मत करता है प्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए, therefore rare बहुत कम ही होता है, nor it is easy to find a paper honest, कोई भी पेपर हो जो उसके बारे में आर्टिकल लिखे। स्पीच में बी मेड, अब स्पीच क्या होता है? बनाया जा सकता है ऑफ कोर्स, बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। फोर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल, यानी कि आप अगर स्पीच देते किसी चीज़ के बारे में, अगर प्रेस ने गलती किया तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। ओनली अ केयरफुल आइसोलेटेड सेंटेंस और सो विल फाइंड इट्स वे इनटू द पेपर अंडर द सम सच हेडलाइंस एज अ बिशप सीक द मजल प्रेस और एमपी अटैक्स द प्रेस लिबर्टी, यानी अगर आपने उसके खिलाफ कुछ किया भी तो जैसे देखते हैं कि केयरफुली आपके चीज़ों को क्या करता है, इनटू द पेपर अंडर सम सच लाइव हेडलाइंस। बिशप सिक्स मजल, यानी बिशप्स ने क्या किया है, मजल का मतलब होता है प्रेस को दबाना, और द एमपी अटैक्स, यानी कि अगर आप करते भी हैं तो जैसे कोई प्रेस गलती छापता है उसके बारे में अगर कोई लीडर वगैरह कोई नेता वगैरह कहता है तो कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, आप प्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम देखते हैं न्यूज़पेपर मीडिया में ऐसा होता है और पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। यही बात यहाँ कह रहे हैं। इंडीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरिस्पॉन्सिबल disseminations and nonsense of greeted by the concerted hall, दिस इज अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि इस तरीके से कहा कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है और फ्रीडम है, थ्रेट है उस प्रेस के लिए। नो वंडर दैट द विक्टम 3 days lately an acrobats of न्यूयॉर्क or ministers of the crowns were heard to utter same despairing cry in face of the journalist misrepresentation and indiscretions, we cannot control the press, यानी अब कहता है कि इस तरीके से अब कहता है कि हम लोग प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। द पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव गिवन आर, अब वो कह रहे कि जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ उसके बारे में वो कह रही है नैरेटर कि एग्जाम्पल्स आर, यू विल से ऑफ एवरी स्मॉल इम्पॉर्टेंट एवरी स्मॉल इम्पॉर्टेंस ट्रू, यानी कि जो भी छोटा सा भी है लेकिन वो सच इम्पॉर्टेंस है उसका, ट्रू, दैट इज व्हाट मेक्स देम सो सिम्टोमेटिक। अब यहाँ पर सिम्टोमेटिक का क्या मतलब होता है कि एक सजेस्टिव या इंडिकेटिव, तो यह सिम्टोमेटिक टू डू डिसक्वाइटिंग्स, दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेसलिंग्स ऑफ द ट्रूथ टुवर्ड द प्रोपेगेंडिस्ट एंड अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू रीडर में, यानी कि वो कोई भी कोशिश नहीं करता कि अगर कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ लिखा जाए इस तरीके से। अब हम इसमें लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं बता रहे कि इस तरीके से इसको लिखा गया है कि लाइन बाय लाइन बताएंगे तो काफ़ी सारा वो लगता है, और इस पेपर इस चैप्टर से ज़्यादा आया भी नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में भी बताने की कोशिश करता हूँ उसको।
while little mental efforts efficiently are himself. Why do they clearly show in all the prevailing classness about the veracity pertaining every column, creeping into the most trifling items of the newspaper, summering and blurring the boundaries line between the facts and fancy, creating the general atmosphere of cynicism and mistrust. यानी कि क्यों ये लोग जो है गलत न्यूज़ फैला करके लोगों में क्या करता है, मिसट्रस्ट और सिनिसिज्म फैला देता है. अब लास्ट में कह रहे हैं नेक्स्ट में, he that is unfaithful in the little and unfaithful also in much. अब लास्ट में कह रहे हैं he, अब ही किसके लिए, कि he that is unfaithful in little is unfaithful also in much. If a common court case cannot be correctly reported, how are we to believe that the reports of the world event. कह रहा है कि अगर एक, अब यहाँ पर इसलिए भी बताने की कोशिश कर रहा है कि he that is unfaithful in a little and unfaithful also in much. कह रहा है कि अगर कॉमन, यहाँ पर लाइन जो लिखा गया है कि अगर कोर्ट में जो हियरिंग होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उस चीज़ को अगर करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो हम लोग कैसे बिलीव करेंगे कि पूरा वर्ल्ड में जो चीज़ हो रहा है उसको रिपोर्ट किया जाएगा. तो करेक्टली रिपोर्ट, हाउ आर वी टू बिलीव दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स if an interviewer misinterpret the novelist whom we have all seen. कह रहा है कि अगर एक इंटरव्यूअर जो है एक नॉवलिस्ट यानी अपने बारे में वो कह रही है कि उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा जिसको कि पूरा दुनिया देख सके, what does he do with the foreign statement who have never been seen. तो अगर एक नैरेटर को, जिसको इंटरव्यू ने देख चुका है, जिसको पूरा दुनिया जानता है, उसके बारे में अगर एक स्टेटमेंट गलत तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जो यहाँ पर लिखा है who have seen, what does do with the foreign statement whom we have not seen. तो फिर जो फॉरेन स्टेटमेंट होगा उसका क्या होगा जिसको नहीं देखे. If the paper can be convicted of the false emphasis, grabbling inaccuracy. अभी जो वर्ड वहाँ पर शुरुआत है कि if the paper can be convicted, अगर एक पेपर को सजा दिया जा सकता है किसके लिए, फॉल्स इम्फेसिस के लिए, ग्रैबलिंग के लिए, इनएक्यूरेसी के लिए, रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स, ये सब सारा चीज़ हम पढ़ते आए थे 1 2 3 4 करके, रैंडम इन्वेंशंस, मिरेकल मॉन्गरिंग, फ्लैट सपरेशंस, इन केस, यानी इन सब चीज़ों के लिए अगर कन्वर्ट किया जाए, वेयर सच डिस्टॉर्शंस आर ऑफ द एडवांटेज टू नोबडी, यानी कि इस तरह की चीज़ों जो प्रेजेंट किया जाए जिसके लिए, जिसका किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा. What we are supposed about those case in which vested interest are closely connected. अगर इस चीज़ के लिए कन्विक्ट किया जाता है, if the paper can be convicted, यानी इन, अगर पेपर को कन्विक्ट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ों को बर्बाद करके प्रेजेंट करता है, जो किसी के लिए फ़ायदा नहीं है, what we are supposed about, तो फिर क्या होगा, हम लोग उसके बारे में जो क्या जिस यहाँ पर कि वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में क्या होगा. एंड above all, what are we to make of the assumption on which all this is based. तो फिर हम लोग ये सब जो चीज़ें होते हैं वो कोई एजम्पशन पर होता है, तो हम लोग उसका क्या करें, मैं उसका क्या होगा. दैट्स द रीडर इज़ टू स्टूपिड टू डिफीटेड फॉल्सहुड एंड टू फ्रिवलस टू इवन द रिसेंट. तो कह रहे कि रीडर जो है काफ़ी बेवकूफ़ होता है, इसीलिए उसको फॉल्सहुड प्रेजेंट किया जाता है. टू फ्रिवलस का मतलब जो अच्छी चीज़ नहीं है, इवन द रिसेंट इट. तो इस तरीके की चीज़ जो कहने की कोशिश कर. अब नेक्स्ट में कहते हैं कि डिसेंट जर्नलिस्ट डू नॉट लाइक प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. अब लास्ट में कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट है, डिसेंट जर्नलिस्ट जो है, उनको आज का जो रिपोर्टिंग है वो उसको अच्छा नहीं लगता. नॉट डू मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और जो मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर है उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट who can maintain a high standard of duty, balance and reputation in the face of pressures grow less by day. यानी जो अच्छे जर्नलिस्ट है जो कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रख सकता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशंस, ये सब इन द फेस ऑफ प्रेशर्स, यानी उसको जो प्रेशर मिल रहा है, ग्रोज लेस बाय डे, जो बढ़ते जा रहा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट्स इट्स
news severely to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press in deserve. और इसके लिए मेंटेन करना प्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे जो है ये चीज़ खराब होते जा रहा है. एंड इट्स ट्रू, ये सच है, दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट्स रीडर. यानी जो हर जो देश होता है वो प्रेस उसी तरीके से जिस तरीके से उसको मिलना चाहिए. बट सपोजिंग द रीडर्स डज नॉट केयर अबाउट एक्यूरेसी. जरा मान लेते हैं कि अगर जो रीडर है उस एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देता है, डज ही रिसेंट कंटेंट फॉर हिज इंटेलिजेंस. और फिर क्या होगा, डज ही रीसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस. क्या वो अपने इंटेलिजेंस के लिए इस चीज़ को सोचेगा, समझेगा. डज ही वांट टू ट्रूथ व्हाट इज सेड टू बी डन. क्या वो चाहता है सच जो कहा गया है, लिखा गया. व्हाट स्टेप इज ही टू टेक. इसके लिए वो क्या स्टेप लेगा. हाउ इज ही टू गेट द फैक्ट्स विच आर विदहेल्ड. यानी कि कैसे उस ट्रूथ को पाएगा जो कि बना रहेगा, जो होना चाहिए. विदहेल्ड का मतलब बना चाहिए. और स्मोदर का क्या मतलब होता है, कवर कंप्लीटली. अंडर दीज माउंटेन ऑफ डिस्टोर्शन एंड एब्सर्डिटी. यानी कह रहा है कि हाउ ही कैन गेट द फैक्ट्स विच आर विद स्टैंड. कैसे वो फैक्ट्स को पाएगा जो कि जो सच है. क्योंकि आज जो चीज़ें प्रेजेंट किया गया स्मोदर, जो कि काफ़ी एक तरह से ये जो फैक्ट्स है डिस्टॉर्शन किया गया, एक तरह से माउंटेन जैसा बन गया. हाउ इज़ टू मेक हिज विल फील्ड. यानी कैसे उसका जो विल है इस चीज़ को जाना जाएगा, यानी कि वो जो चाहता है पढ़ना. इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर और ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. क्या वो एक लेटर लिखेगा न्यूज़पेपर को, या अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगा. विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज. क्या कोई इस चीज़ को ध्यान देगा जो वो सोचता है. दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट मेंबर. अब वो लोग केयर करेंगे अगर इस चीज़ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगा तो. बट हिज पेनी इज़ ए स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टर्न. लेकिन उसका जो पैसा है, यानी उसका जो एफर्ट वो काफ़ी छोटा है इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए. एंड द फ्लडेड मनी ऑफ द ग्रेट कमर्स. हिज हेल्पलेसनेस इज मेजर्स ऑफ द फ्रीडम विच प्रेस इंजॉय. यानी उसका जो हेल्पलेसनेस है फ्रीडम का, यानी कि वो पढ़ता है गलत चीज़ को, न्यूज़ उसके पास गलत आ रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता. तो हिज हेल्पलेसनेस इज अ मेजर ऑफ द फ्रीडम विच प्रेस इंजॉय बट द रीडर फ्री. यानी कि प्रेस इस चीज़ को इंजॉय करता है, यानी कि आपकी कमजोरी का दूसरा कोई फ़ायदा उठाता नहीं, वही बात प्रेस कर रहा है. द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट. यानी कि लोग जो है उसका वोट होता है पार्लियामेंट में. ही हैज़ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव whom he can बैगर्स एंड हैकल्स. बैगर्स का मतलब क्या है, मेकिंग अनक्लियर, और हैकल मतलब हरास कर सकता है. एंड हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट. यानी उसका जो टेन्योर है, यानी उसकी जो पार्लियामेंट्री का जो वो है उसका एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा. इफ़ ही लाइक्स टू मेक यूज़ ऑफ मशीनरी ऑफ डेमोक्रेसी. अगर वो चाहता है कि जो मशीनरी है डेमोक्रेसी का उसको यूज़ करे. ही कैन हैव क्वेश्चन आस्क्ड इन द हाउस. यानी वो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस में. एंड लास्ट रिसोर्ट्स, ये तो लास्ट, यानी कि ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर. और वो क्या कर सकता है, प्रेस एक गवर्नमेंट को बर्बाद कर सकता है. बट देर इज़ अ नो मशीनरी बाई विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन विच मोल्ड ओपिनियंस. लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कोई भी मशीनरी नहीं है जो ये जो लोगों का यानी कि प्रेस पे कंट्रोल कर सकता है. विच मोल्ड ओपिनियन का मतलब, यहाँ मोल्ड का मतलब कोई चीज़ को चेंज कर देना, यानी कि लोगों का ओपिनियन का जो चेंज कर देता है पेपर, उस पर ये कंट्रोल नहीं कर सकता है. फॉर दैट दिस सोल रिसोर्स इज़ अ penny a day and this native wit and will. In the time of crisis the newspaper are first with the cry. यानी जब क्राइसिस होगा तो न्यूज़पेपर क्या होगा, पहला इंसान वो चीज़ होगा चिल्लाने वाला. लेट द पीपल नो द फैक्ट. यानी कि इंसान को फैक्ट जानने दो. बट परहैप्स द फैक्ट्स इज डिटी इवोक बाय द पीपल ऑन द ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी विच ईजी गॉड्स फॉर द पीस हैव फेल्ड देम. अब लास्ट में जो लाइन लिखा है,
कहता है कि जब समस्या आएगा किसी चीज़ में इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब समस्या आएगा तो न्यूज़पेपर क्या आ गया कि आर द फर्स्ट विद द क्राइस, जो पहले वही चिल्लाएगा कि पीपल लेट द पीपल नो द फैक्ट, यानी कि इंसान को जानने देते सच क्या होता है। लेकिन शायद फैक्ट इज़ ए डीटी इवोक्ड। अब इवोक का मतलब क्या है? अपेयर, यानी भगवान की तरह वो नज़र आता है बाय द पीपल ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी, यानी वो सिर्फ लास्ट समय में नजर आता है फैक्ट क्या होता है। व्हेन द इजी गॉड ऑफ पीस हैव फेल्ड देम, लेकिन जो साधारण से जो एक तरह से चीज़ें हैं वो इस चीज़ को फेल करता है। तो यहाँ गॉड इसलिए कहा कि आपके सामने जब भगवान होता है तब तो उसको नज़र आता नहीं है, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं लास्ट समय तब जाकर के भगवान को होता है। यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश किया गया इस इंटरप्रिटेशन से। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी ये चैप्टर है तो हमें बताना है। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म जिस तरीके से मैंने बाकी चैप्टर को एक एक लाइन को एक एक वर्ड को इसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी शुरू वाले में मैंने बताया, लास्ट वाले में सबको बताया, थोड़ा थोड़ा मैंने स्किप भी किया है क्योंकि और भी लंबा वीडियो ये हो जाता। और वैसे मिला जुला करके मैंने टोटल जो चीज़ें आनी है, जो समझना है, वो चीज़ हमने आपको बता दिया। तो कहीं कहीं अगर मैंने स्किप किया है तो उसके लिए आप बियर करें, क्योंकि मैंने जानबूझ करके किया है, बिकॉज द वीडियो विल बी लॉन्गर देन इट इज़। तो इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।